Hello friends, welcome back to my channel. So today we will discussing the episode second of book Indian Economic Development. This is the main topic. हम इस मेन टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं. हमने पहले ही एक टॉपिक के बारे में बात कर ली है जो कि है why the agriculture is very bad situation. तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इतना ख़राब हो गया. आप लोग जानते हो कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. तो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में आज बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर कॉजिंग बैकवर्डनेस इन दी एग्रीकल्चर. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें. वीडियो को ज़रा भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. और ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि 3 और 2 मार्क्स में आता है बोर्ड्स में. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की. आप देख ही रहे हो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर मैंने 3 चीज़ें बनाई हैं. सबसे पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट, उसके बाद ज़मींदार, उसके बाद फार्मर्स. ज़मींदार को हम ओनर ऑफ द लैंड बोलते हैं और फार्मर्स को हम टिलर ऑफ द सॉइल बोलते हैं. टिलर ऑफ द सॉइल यानी जो काम करता है उस पर. तो इस प्रोसेस के थ्रू होता क्या था कि जो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी, ज़मींदारों से टैक्स लेती थी. और ज़मींदार किससे टैक्स लेते थे एज एन रेंट? वो लेते थे फार्मर्स से. तो वो क्या करते थे, जितना भी फार्मर क्रॉप उगाते थे तो वो उसमें से ऑलमोस्ट 3/4 शेयर या फिर हम कह सकते हैं 80 to 90% ऑफ क्रॉप एज एन रेंट की फॉर्म में ले लिया करते थे. अब क्या होता था, ज़मींदार पर लैंड के टैक्स की पेनल्टी लगती थी. उस टैक्स को भरने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी, उनसे 40 से 50% ऑफ क्रॉप ले लेती थी. इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ करता था फार्मर इसलिए ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता था क्योंकि उसके पास तो 10 to 20% ही क्रॉप बचा करती थी. 10 to 20 क्रॉप बचने के चक्कर में क्या होता था, वो उसे सिर्फ खा पाता था और उसके अलावा उसका कुछ भी यूज़ वो नहीं कर पाता था. अगर हम बात करें सेकंड की, फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप. फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप में था क्या? फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप जो थी उसमें ये बात करी गई थी कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स थे उनसे बोला गया था कि आपको इंडिगो उगानी है. अब ऐसा क्यों बोला इंग्लैंड गवर्नमेंट ने? क्योंकि इंग्लैंड गवर्नमेंट में टेक्सटाइल का वर्क चल रहा था, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही थी. तो वो चाहते थे जो हमारे फार्मर्स हैं वो इंडिगो उगाएं. इंडिगो उगाने से होता क्या था कि हमारी जो लैंड है वो ना 2 से 3 साल के लिए फूड क्रॉप उगाने के लायक नहीं बचती थी इंडिगो उगाने के बाद. और हमारी जो इंग्लैंड गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, इंग्लैंड गवर्नमेंट हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए वो हमें पहले ही एडवांस दे दिया करती थी. जिसकी वजह से क्या होता था, फार्मर्स जो थे उनके काम के लिए बायर्स जुटाते थे, जिसकी वजह से उन्हें उनका काम करना पड़ता था और इंडिगो से उनकी पूरी लैंड खराब हो जाती थी और ना वो इंडिगो को खा सकते थे. हालांकि जो ऊपर वाला पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, उसमें क्या होता था 10 to 20% क्रॉप बचती थी. भले 10 to 20% क्रॉप बचती थी, लेकिन वो कम से कम उसे खा तो लिया करते थे. पर क्या वो नील को खा सकते थे? वो नील को नहीं खा सकते थे, जिससे क्या होता था, उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचता था. नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों का डिफरेंस मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम बात करें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, तो उसके अंदर हमने बात करी कि फार्मर्स जो थे इसमें जो क्रॉप्स ग्रो करा करते थे वो सेल के लिए भी करा करते थे, मतलब सेल भी करने के लिए वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे. लेकिन सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता था, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता था कि जो वो क्रॉप्स ग्रो करा करते थे ना, वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही ग्रो करते थे. वो किसी और के कंजप्शन के लिए जो थे वो ग्रो इसको नहीं करते थे. तो इसमें क्या होता था, ये सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे, जबकि कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर के अंदर वो दूसरों की नीड्स को भी फुलफिल करते थे कंजप्शन के साथ साथ. हमने ये टॉपिक जो पढ़ा, ये सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर की बात. हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े, वाई एग्रीकल्चर इज सो डाउनवर्ड एट दैट टाइम. जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी तो हमने 4 पॉइंट उसमें पढ़े थे. हम थोड़ा रिवाइज कर लें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, देन इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं हुआ करती थी,
तीसरा था हमारा वेज बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टेलर ऑफ द सॉइल एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। अब इसके रीजंस, इसके बेसिक फैक्टर्स क्या थे, ऐसा हुआ क्या होता है, क्योंकि ये दो सिस्टम लगाए गए थे, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करती थी, और एक होता था दूसरा कमर्शलाइजेशन क्रॉप। इसमें वो क्या होता था, सॉइल पे फोकस करती थी और सॉइल को बर्बाद कर देती थी। ठीक है, तो हमने इन दोनों के बारे में बात करी। इसके साथ हमने बात करी कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें कि सिर्फ 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, और सस्टेनेंस फार्मिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, जिसमें वो आपको डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे किस टाइप की फार्मिंग है, तो हमको सही ऑप्शन चूज आउट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको फॉलो करिए न्यू अपडेट्स के लिए, और फेसबुक पेज को भी। थैंक यू।